सो हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी विजन क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना एक न्यू चैप्टर, चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लास 12 का बायो का चैप्टर है ये, और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ नीट एग्जामिनेशन एंड द बोर्ड एग्जाम। नीट में जो ट्रेंड चल रहा है उसके बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड में भी बहुत ही मतलब अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, थोड़ा लेंदी है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट इस चैप्टर को हम लोग इतना इजी करके पढ़ेंगे ना कि बहुत ही मज़ा आने वाला है। मतलब आप पढ़ोगे, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी पढ़ के आपका जो डाउट है ना एकदम अच्छे से क्लियर होने वाला है, और पहली बार भी पढ़ रहे हो आपको तो बहुत अच्छे से आपको आने वाला है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम। सो पहला पैराग्राफ है, ऐसा है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया है कि आपने जो इसके पहले चैप्टर पढ़ा है, मेंडल का चैप्टर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है, उसमें उस चैप्टर में हमने देखा कि मेंडल ने जीन के बारे में कुछ बताया नहीं था। उन्होंने बताया था कुछ तो ऐसा है जो इनहेरिटेड होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, उसका नाम उन्होंने फैक्टर दिया था। तो उन्होंने फैक्टर रेगुलेटिंग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को क्लियर नहीं कर पाया था कि वो क्या है। तो लगभग 100 सालों के बाद तो जो नेचर था प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल का, वो इन्वेस्टिगेट हो रहा था। ठीक है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन यहाँ समाप्त हो गई, यह रियलाइज करके कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। ओके, तो यहाँ पे यही लाइन लिखा है, द नेचर ऑफ द प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल वॉज इन्वेस्टिगेटेड कल्मिनेटिंग in the realization that DNA, that is deoxyribonucleic acid, is genetic material at the least for the majority of organism. Okay, तो हमारे मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। कुछ के पास, वायरसेस के पास आरएनए होते हैं, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज होता है, कोरोना वायरस जो भी ट्रेंड में आया है उसके पास भी आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, एचआईवी वायरसेस, एटीसी, ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो पहले पैराग्राफ में ये बोल रहा है। ओके, नाउ हम लोग नीचे देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ में क्या दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए आर 2 टाइप्स। ओके, तो ये बोल रहा है जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने एक अलग सा पीडीएफ बना के एक पेज पे लिखा है, तो मैं उसको समझाता हूँ, तब आपको ये पूरा पैराग्राफ इजी लगेगा। सो हम देखते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड वो 2 है। कौन से हैं? एक डीएनए है, एक आरएनए है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो डीएनए आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो कैसे बना होता है? तो वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। जैसे कि न्यूक्लियोटाइड का जो चैन होता है, एक न्यूक्लियोटाइड 2, ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड अपना रिपीटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, एक चैन बनाता है लंबे में। जैसे कि ये न्यूक्लियोटाइड फिर से न्यूक्लियोटाइड, ये चैन बनाता है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियोटाइड एक रिपीटिंग चैन बनाता है, उसको पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, उसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तब न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है हमारा न्यूक्लियोसाइड। आप देख रहे होगे, ये देखो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या है? न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आते हैं? न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप में यहाँ पे H3PO4 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड होता है। ओके, अब देखते हैं कि न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या आते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड में हमारा पेंटोज शुगर होता है और नाइट्रोजनियस बेस होते हैं। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनियस बेस से। तो पेंटोज शुगर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डीऑक्सीराइबोज और दूसरा होता है राइबोज। ओके, डीऑक्सीराइबोज आपको इस नाम से समझना चाहिए कि डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल तो कहीं तो हो रहा है। डी का मतलब रिमूवल किसका? ऑक्सीजन का। कहाँ से? राइबोज से, राइबोज शुगर से। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है
यहाँ पे OH रहता है, लेकिन इस OH से O को निकाल दिया गया है, सिर्फ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेशन हो गया है सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन को निकाल दिया गया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। और ये जो हमारा राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर को आप देखो तो यहाँ पे जो सेकेंड कार्बन है, उस सेकेंड कार्बन पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक है। सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन है, तो इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन इसके जो हमारा डीऑक्सीराइबोज है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। तो जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। तो जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो हमारा पूरा पेंटोज शुगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए जो हमारा आरएनए होता है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल होता है। और जो हमारा डीऑक्सीराइबोज है, यहाँ पे ऑक्सीजन अब्सेंट है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो ये हमारा मोर स्टेबल है, ठीक है। तो हमारा पेंटोज शुगर में कितने हो गए? 2 हैं, डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर है, राइबोज पेंटोज शुगर। इसका नाम क्यों दिया गया था मालूम चल गया? ओके। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियोसाइड में एक तो पेंटोज शुगर था, एक हमारा नाइट्रोजनियस बेस है। तो नाइट्रोजनियस बेस जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्यूरिन्स और एक होता है पिरामिडीन। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरामिडीन। तो प्यूरिन के अंदर जो होता है हमारे 2 होते हैं बेसेस। कौन कौन से? एक एडेनिन और एक ग्वानिन। प्यूरिन के अंदर कौन कौन से आते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। तो ये एडेनिन का स्ट्रक्चर क्लास 11th के बायोमॉलिक्यूल्स में दिया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इस बार खुद नीट एग्जाम में आया था इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन। तो ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है और ये ग्वानिन, तो ये प्यूरिन्स में आते हैं। और पिरामिडिन्स के पास क्या क्या होते हैं? पिरामिडिन्स के पास होते हैं साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन, ठीक है। तो ये हमारे 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरामिडीन। प्यूरिन्स के अंदर आते हैं एडेनिन, ग्वानिन, एंड पिरामिडिन्स के आते हैं साइटोसिल, यूरेसिल एंड थाइमीन। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, कैसे? प्यूरिन्स का AG, इसमें कट, AG कट, ठीक है। जैसे भोजपुरी में बोलते हैं ना, AG काटी ना, तो मतलब AG कट, काट दो। तो AG एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन, ठीक है। और जो हमारा जो साइटोसिन होता है ये कॉमन होता है आरएनए डीएनए दोनों में। साइटोसिन कॉमन होता है, मतलब साइटोसिन आरएनए डीएनए दोनों में पाया जाता है। बट आरएनए में, इन केस ऑफ आरएनए हमारे पास यूरेसिल पाया जाता है, और इन केस ऑफ डीएनए यूरेसिल की जगह पे थाइमीन पाया जाता है, ठीक है। तो डीएनए में क्या पाया जाता है? थाइमीन, आरएनए में यूरेसिल और साइटोसिन दोनों में पाया जाता है। और एडेनिन, ग्वानिन ये भी दोनों में पाए जाते हैं, आरएनए में भी और डीएनए में भी। ओके, ये हमारा हो गया। तो ये हमने देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किस किस चीज से बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड हमारा किससे बना होता है? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनियस बेस। पेंटोज शुगर किससे बना होता है? सॉरी, पेंटोज शुगर में 2 प्रकार के होते हैं पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। और नाइट्रोजनियस बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स में AG एंड पिरामिडिन्स में कट। ठीक, ये हो गया हमारा। ओके, अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ और मेंशन किया हुआ है, 1 मिनट। हाँ, थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा होगा। ये क्या है? तो ये हमारा देखो, ये जो हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या था? न्यूक्लियोसाइड जो था हमारा पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस था। तो देखिए, ये हमारा पेंटोज शुगर है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और ऊपर ये 5वां कार्बन, ये हमारा पेंटोज शुगर है। तो पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से नाइट्रोजनियस बेस लगते हैं, कुछ भी लग सकता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन। यूरेसिल आरएनए रहेगा तो यूरेसिल लगेगा। तो ये हमारा जो है ये राइबोज शुगर है, तो यहाँ पे यूरेसिल लगेगा। ठीक, तो जो हमारा पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से जो लगता है वो क्या लगता है? नाइट्रोजनियस बेस लगता है। और जिस बॉन्ड से लगता है उस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेंटोज शुगर, ये हो गया हमारा नाइट्रोजनियस बेस। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। तो ये हमारा देखो न्यूक्लियोसाइड बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया ना इन दोनों को मिलाकर। अब देखो, अब हमारा न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? अब न्यूक्लियोसाइड तो बन गया, अब न्यूक्लियोसाइड में जब हम लोग फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो ये देखो हमारा फॉस्फेट ग्रुप, तो फॉस्फेट ग्रुप क्या है? OH 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 और P डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो जो इसका OH है
और जो पेंटोज शुगर का पांचवा कार्बन है इसके पास भी CH2OH है, तो इसका OH और इसका H ये वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, तो इसका ऑक्सीजन जो है हमारा किसका फॉस्फेट ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली अटैच हो जाएगा किससे, फिफ्थ कार्बन से, CH2 से। तो यही जो हमारा बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड का नाम होगा ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड क्या होता है कि कार्बन से जो ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड हो रही है इसको ईस्टर बॉन्ड बोल रहे हैं। तो ईस्टर बॉन्ड का मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी की डेफिनेशन हूबहू मैंने लिखा है, द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर। तो देखो CH2OH, तो ये CH2 जो OH है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है शुगर का, और किसके बीच में, फॉस्फेट के बीच में। तो फॉस्फेट के बीच में ये हमारा पूरा फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट के बीच में एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसी को ईस्टर बॉन्ड बोल रहे हैं। तो देखिए ईस्टर बॉन्ड हमारा बन गया, ये हमारा पांचवा कार्बन CH2 है और ये हमारा O है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसको बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे नीचे मैंने देखो लिखा है, ये फॉस्फेट को भी ले लिया है मैंने, फॉस्फेट को भी ले लिया है और ईस्टर बॉन्ड को भी ले लिया है, इसको बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फेट भी आ गया है और ईस्टर बॉन्ड भी, तो क्या बोलेंगे, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, अब देखो हमारा फॉस्फेट जो है किससे जुड़ गया, न्यूक्लियोसाइड से जुड़ गया, तो हमारा क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या था, न्यूक्लियोसाइड था। कैसे बना था, पेंटोज शुगर नाइट्रोजनियस बेस मिले तो बना न्यूक्लियोसाइड। कौन सा बॉन्ड लगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लगा। नाइट्रोजनियस बेस पेंटोज शुगर के किस कार्बन से जुड़ा है, तो पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से जुड़ा है हमारा नाइट्रोजनियस बेस। ओके, और पेंटोज शुगर के किस बॉन्ड से ईस्टर बॉन्ड लगा है, मतलब पेंटोज शुगर के किस कार्बन से हमारा फॉस्फोरस ग्रुप लगा है, तो हमारा पांचवें कार्बन से लगा है। तो ये हमारा पूरा बन गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है, फॉस्फेट है, पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजनियस बेस है। ओके, ठीक है, अब हमने न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर लिया। अब हमको न्यूक्लिक एसिड बनाना है, तो कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, ठीक है, वो चैन बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे मिलता है और कौन से बॉन्ड के फॉर्मेशन करते हैं, अभी वो देखते हैं हम लोग। तो वो देखते हैं, तो ये हमारा जो मैंने डायग्राम बनाया है वो क्लास 11th के बायोमोलिक्यूल्स में ये डायग्राम दिया है अच्छे से। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि देखो ये हमारा पेंटोज शुगर है, ये हमारा क्या है, एरो दिख रहा है ना, ये हमारा पेंटोज शुगर है, ये हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये हमारा तीसरा कार्बन, चौथा और पांचवा कार्बन। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो कि पांचवें कार्बन से यहाँ पे क्या था, पांचवें कार्बन देख रहे हैं ऊपर वाले में, पांचवें कार्बन से हमारा ऑक्सीजन जुड़ रहा था। किसका ऑक्सीजन जुड़ रहा था, फॉस्फोरिक एसिड का ऑक्सीजन जुड़ रहा था और ईस्टर बॉन्ड बना रहा था। तो यही देखो CH2 है, जगह नहीं था इसलिए मैंने ऊपर हल्का सा ग्रीन कलर में देखो CH2 से ग्रीन कलर का बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन से जुड़ा है। ओके, और जो ये हमारा पेंटोज शुगर का तीसरा कार्बन है ना, उस तीसरे कार्बन पे भी OH तो रहता है। देखो जैसे कि ये यहाँ पे ऊपर देखो, ऊपर वाले में ये तीसरा कार्बन OH लगा है ना, हाँ, तो वही तीसरा कार्बन है। इसमें जो OH होता है, इसका OH H रिमूव होता है और इसका O किससे जुड़ता है, हमारा फॉस्फेट ग्रुप से। देखो फॉस्फेट ग्रुप से इसका O जुड़ गया और वापस से वही फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ता है, दूसरे पेंटोज शुगर के पांचवें कार्बन से। देखो ये दूसरा पेंटोज शुगर है, इसका पांचवा कार्बन कहाँ है, 1 2 3 4 और 5 ये। ठीक है, तो पांचवें कार्बन से वापस से ऑक्सीजन के थ्रू ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। तो दो न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़े, पहला न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, पहला न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, ओके, और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। दोनों जुड़ रहे हैं 3 मतलब पहले पेंटोज शुगर का 3 तीसरा कार्बन और दूसरे पेंटोज शुगर का पांचवा कार्बन, 3 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से 3 5 फॉस्फोडाइस्टर कैसे हुआ, तो एक कार्बन और ये ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ईस्टर, वापस यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ईस्टर। ठीक है, तो 2 ईस्टर बॉन्ड हो गए और बीच में फॉस्फेट, तो क्या हो गया, बीच में फॉस्फेट तो बोलेंगे फॉस्फो, और 2 ईस्टर बॉन्ड तो डाई ईस्टर बॉन्ड। और किसके किसके बीच में है, तो पहले हमारे पहले पेंटोज शुगर के तीसरे कार्बन से दूसरे पेंटोज शुगर के पांचवें कार्बन पे, इसलिए 3 5
फॉस्फोडाइएस्टर लिंकर बोलते हैं या तो 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड इन्हीं की वजह से जुड़ता है, ठीक। और यहाँ देखो पहले से जो पहला कार्बन है हमारा, पहले कार्बन से हमारा नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, तो ये पहले कार्बन से देखो एडेनिन जुड़ा है, यहाँ पहले कार्बन से साइटोसिन जुड़ा है। और जस्ट इसका इधर देखो जो हमारा डबल हेलिकल डीएनए होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है, ठीक है। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अब फिगर बस देखो कि ये जो डीएनए है ये हमारा पेंटोस शुगर है, जस्ट इसके उल्टा रखा गया है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 ऐसे था, इसमें देखो यहां से 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी जो हमारा फॉस्फेट जुड़ रहा है, फॉस्फेट ग्रुप, वो 5 और 3 के बीच में ही जुड़ रहा है। देखो ये 5 है, 5वां कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा फॉस्फेट, और फिर ये ऑक्सीजन से जुड़ा, किस ऑक्सीजन से? तीसरे कार्बन के ऑक्सीजन से। देखो ये हो गया, ठीक है। और पहले कार्बन पे हमारा क्या हो गया? पहले कार्बन पे हो गया हमारा नाइट्रोजनियस बेस, यहां पर भी नाइट्रोजनियस बेस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ ग्वानिन है और यहाँ साइटोसिन है। ग्वानिन याद है ना, एजी एडेनिन एंड ग्वानिन, तो ये होता है प्यूरिन्स। और दूसरा क्या होता है? पिरामिडिन्स। क्या कौन कौन से होते हैं? कट में साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। तो जो हमारा ना प्यूरिन्स होता है वो हमेशा ऑलवेज अपोजिट टू पिरामिडिन्स आता है। तो जो ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं ये हमेशा एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनाते हैं ना, ये हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन हमेशा एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। और ये जो बॉन्ड होता है कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और थाइमीन और एडेनिन जो होते हैं, थाइमीन कब होता है? इन केस ऑफ डीएनए, ठीक है। एडेनिन दोनों में होता है। तो थाइमीन और एडेनिन जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये सिर्फ दो ही बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा एक नॉलेज ले लिया, सुपरफिशियल नॉलेज। अब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से वो समझ में आएगा कि एनसीईआरटी कहना क्या चाहता है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने डायग्राम से पढ़ रहे थे, तो डायग्राम से आपने एक लिंक देखा है कि कौन सा लिंकेज कौन सा है, ठीक है। तो कौन कौन सा लिंकेज आपने देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने ये लिंकेज देखा कि नाइट्रोजनियस बेस और पेंटोस शुगर के बीच में जो लिंकेज होता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और क्या देखा? और हमने देखा कि जो बॉन्ड पेंटोस शुगर और फॉस्फेट के बीच में बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और जब दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि वहां पे दो एस्टर बॉन्ड बनते हैं और बीच में फॉस्फेट होता है। तो हमने इतने सारे बॉन्ड देखे, फिगर देखे, तो हमको एक ऊपर नॉलेज हो गया कि क्या होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड आपने देख लिया क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड होता है न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट ग्रुप, न्यूक्लियोसाइड होता है पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनियस बेस, पेंटोस शुगर होता है डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज, एंड नाइट्रोजनियस बेस जो होते हैं वो दो होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स के अंदर एजी, एडेनिन, ग्वानिन, एंड पिरामिडिन्स के अंदर साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ओके, आपने एक नॉलेज ले लिया है, सुपरफिशियल नॉलेज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है। जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। अब देखते हैं एनसीईआरटी की लाइंस को हम लोग पढ़ते हैं। जस्ट वेट, ओके, इट्स ओके। अब दिख रहा होगा थोड़ा आपको अच्छे से, लाइंस दिख रहे हैं ना? हाँ, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का है, तो मैंने जो पॉइंट की है उतना हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हाँ, जो डीएनए होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। आरएनए भी करता है जेनेटिक मटेरियल काम कुछ वायरसेस में, ठीक है। आरएनए के और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे वो मैसेंजर आरएनए की तरह काम करता है, और कुछ एडिशनल रोल करता है, जैसे एडेप्टर, मतलब कुछ भी कैरी करने का, जैसे ये कैरी करता है अमाइनो एसिड का, तो एडेप्टर का भी काम करता है। ये क्या करता है? कौन? आरएनए करता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जो दिया है ये पैराग्राफ, इसमें ये दिया है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये बताया है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो हमने देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए खूब अच्छे से बना के लाए थे हम लोग, अभी एनसीईआरटी में भी दिया है। और क्या पढ़ेंगे? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए कैसे बनता है, कॉपी, वो पढ़ेंगे। फिर डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर जेनेटिक कोड पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अमाइनो एसिड पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे,
प्रोटीन कैसे बनता है, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये पैराग्राफ में इतना ही दिया है। अब हम लोग चलते हैं जो यहाँ से एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहा है, द डीएनए। ओके, द डीएनए ये स्टार्टिंग है। तो 6.2, अब ये जो पूरा पैराग्राफ है सब पूरा याद करने वाला है, इसलिए मैंने पूरा इसको इंपॉर्टेंट कर दिया है। इसमें क्या कह रहा है ये पैराग्राफ कि जो डीएनए है एक लॉन्ग पॉलीमर है, किसका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है डीएनए, ठीक है। जो लेंथ होती है डीएनए की, द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो हम लोग डीएनए की लेंथ को डिफाइन कैसे करते हैं कि कितना हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है उतनी ही लंबी हमारे पास डीएनए होगी, ठीक है। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, तो पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम लोग बेस पेयर बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास 10 न्यूक्लियोटाइड है, हमारे पास 10 न्यूक्लियोटाइड है, तो बेस पेयर कितने होंगे, 5 होंगे। क्यों क्यों क्योंकि 2 न्यूक्लियोटाइड को एक बेस पेयर बोलेंगे, 2 न्यूक्लियोटाइड को एक बेस पेयर बोलेंगे, क्योंकि बेस पेयर क्या होता है, अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप, तो 2 न्यूक्लियोटाइड हो गया, वो पेयर हो गया, तो उसको एक बेस पेयर बोलेंगे, ठीक। तो ये बता रहा है यहाँ पे। अब देखते क्या बोल रहा है, दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सारे ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बताया गया है कि किस किस ऑर्गेनिज्म के पास कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं या तो बेस पेयर होते हैं। तो बैक्टीरियोफाज को हम जानते हैं 5x174 के नाम से भी, उसके पास होता है 5386 न्यूक्लियोटाइड होता है, बेस पेयर नहीं, 5386 न्यूक्लियोटाइड होता है किसके पास, बैक्टीरियोफाज के पास। और बैक्टीरियोफाज लैम्डा के पास कितना होता है, 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं। तो 48,502 बेस पेयर्स होते हैं बैक्टीरियोफाज लैम्डा के पास। इस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई के पास कितने बेस पेयर होते हैं, तो 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, तो हैप्लॉइड कंटेंट का मतलब समझ रहे हो, हम लोग की जो पूरी बॉडी और डिप्लॉइड होती है 2n होती है, ये n की बात कर रहा है। तो n क्या होगा, n जैसे जो ओवा होता है, फीमेल ओवा एंड द मेल स्पर्म, वो हैप्लॉइड होता है, वो n होता है, तो वो n की बात कर रहा है। तो हैप्लॉइड कंटेंट जो ह्यूमन डीएनए का होता है उसके पास 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होता है। अगर हमारी बॉडी की बात करें जो 2n का होता है तो जस्ट इसका दुगना हो जाएगा, तो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होगा हम डिप्लॉइड ह्यूमन डीएनए का। ओके, ये जो हमारे पास दिए हैं उसको याद करना जरूरी है, ठीक है, याद होना चाहिए, इसलिए मैंने इसके ऊपर इतना टाइम दिया, वरना आप तो खुद पढ़ सकते थे इसको। ओके, अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखते हैं। इसको तो हमने पहले समझ लिया, पहले पेज पर ही, बट हमको एनसीईआरटी की लाइन बस खाली पढ़नी है, वही बोलेगा यहाँ पे। ये कह रहा है कि लेट अस रिकैपिचुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ओके, डीएनए और आरएनए। इसमें क्या कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट। हाँ, न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कह रहा है, नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोस शुगर होता है, पेंटोस शुगर में भी 2 प्रकार के होंगे, राइबोज इन केस ऑफ आरएनए और डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए, एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट ग्रुप होता है। इसने बता दिया कि न्यूक्लियोटाइड के पास 3 चीज होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर एंड द नाइट्रोजनस बेस। ठीक, मैंने बता दिया था पहले, मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे 2 प्रकार के नाइट्रोजनियस बेस होते हैं, यहाँ पे 2 प्रकार के नाइट्रोजनियस बेस होते हैं। ओके, प्यूरिन्स के पास होते हैं एडेनिन गुआनिन, पिरामिडिन्स के पास होते हैं साइटोसिन, यूरैसिल एंड थायमिन। ओके, साइटोसिन जो होता है वो कॉमन होता है डीएनए आरएनए दोनों के लिए। मैंने बता दिया था, देखो ये लाइन है कि साइटोसिन जो होता है वो कॉमन होता है डीएनए आरएनए दोनों के लिए, एंड थायमिन जो होता है प्रेजेंट होता है डीएनए में। थायमिन जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, और यूरैसिल जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है एट द प्लेस ऑफ थायमिन की जगह पे। ओके, नाइट्रोजनियस बेस, अब वो बता रहा है लिंकेज की बात अब कर रहा है, क्या क्या था न्यूक्लियोटाइड में बता दिया इसने, अब लिंकेज की बात कर रहा है ये। तो लिंकेज में देख रहे हैं हम लोग कि नाइट्रोजनियस बेस इज लिंक्ड टू OH, ठीक है, OH ऑफ फर्स्ट पेंटोस शुगर। तो क्या कह रहा है ये कि जो हमारा पेंटोस शुगर है उस पेंटोस शुगर के पहले कार्बन से क्या लगा है, नाइट्रोजनियस बेस।
मैंने बताया था कि पहले कार्बन से नाइट्रोजनस बेस लगता है, ठीक है, वो किस बॉन्ड से लगा है, तो बॉन्ड का नाम बता रहा है कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लगा है, ये भी मैंने बता दिया। और क्या बनाता है लगने के बाद, तो लगने के बाद ये न्यूक्लियोसाइड बनाता है, ये भी मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। सच एज, जैसे कि अगर एडेनिन लगा है, पेंटोस शुगर से अगर एडेनिन लगा है तो वो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, बट उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा एडिनोसिन, ठीक है। क्या होगा, एडिनोसिन। एडिनोसिन कब होगा, आरएनए केस में, और डीऑक्सी एडिनोसिन कब होगा, डीएनए के केस में। ग्वानिन लगा रहेगा तो उसको बोलेंगे ग्वानोसिन, डीएनए में होगा तो बोलेंगे डीऑक्सी ग्वानोसिन। अगर साइटोसिन लगा होगा, साइटोसिन अगर लगा होगा पेंटोस शुगर से, तो वो क्या बनाएगा, ये भी बनेगा न्यूक्लियोसाइड, तो उसको क्या बोलेंगे, आरएनए के केस में बोलेंगे साइटिडीन, और डीएनए के केस में बोलेंगे डीऑक्सीसाइटिडीन। और जो यूरिडीन होता है, तो यूरेसिल तो सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, तो इसको यूरिडीन ही बोलेंगे, और थायमिन सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, तो इसको हम लोग सिर्फ डीऑक्सीथायमिडीन ही बोलेंगे, ठीक। ये हो गया, ये हमने नाम देख लिया कि न्यूक्लियोसाइड को क्या क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड को। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड के बारे में, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड के बारे में कब बात करेंगे, जब न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट जुड़ जाएगा। अब क्या दिखा है कि व्हेन फॉस्फेट ग्रुप, जब फॉस्फेट ग्रुप लिंक होता है किससे, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ 5th कार्बन, ठीक है। जब फॉस्फेट किससे जुड़ता है, पेंटोस शुगर के 5वें कार्बन से जुड़ रहा है, जो OH जो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उसी से जुड़ता है, तो OH निकल जाता है वहां पे पानी के रूप में, तो वही ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो वही बोल रहा है कि फॉस्फेट जो होता है वो लिंक है 5वें कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर से, और क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, ये बना रहा है न्यूक्लियोटाइड। और जो बॉन्ड बन रहा है, जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है 5वें कार्बन से, तो किस बॉन्ड से जुड़ रहा है, फॉस्फोएस्टर लिंकेज। बताया था ना मैंने, देखो यहाँ पर होगा, मैंने आपको बताया था, ये देखो फॉस्फोएस्टर लिंकेज कौन सा है, ये देखो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड मैंने बताया ना, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कब कब हो रहा है, 5वें कार्बन से 5वें कार्बन के, देखो 5वें कार्बन की जब OH से हमारा फॉस्फेट जुड़ रहा है, तो ये बन रहा है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ओके। समझ में आ रहा ना भाई चीजें, ओके। चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं कहाँ पे हम लोग थे, हाँ यहाँ पे थे कि व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ द 5 कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू किसके, थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज से, अ करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इज फॉर्म, ठीक है। तो जब फॉस्फेट जुड़ गया तो क्या बना, न्यूक्लियोटाइड बना। डीएनए के केस में उसको हम लोग बोलेंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, और आरएनए के केस में बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, ओके। अब बात करेगा ये कि जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, तो मैंने बता दिया था ये भी, जो 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड, ओके। मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी ज्वाइन, ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होते हैं इसी तरीके से, ओके। मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी ज्वाइंड इन सच मैनर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, अ पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज एट। अब इसको मैं समझाने से पहले ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, ये फिगर मैं समझा देता हूँ, जो मैंने फिगर पहले समझाया वही फिगर है। देखो ये कार्बन कैसे लगा है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और 5वां कार्बन। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। पहले कार्बन से क्या लगा है, एडेनिन, मतलब नाइट्रोजनस बेस लगा है। इस बॉन्ड की नाम क्या है, इस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 5वें कार्बन से क्या लगा है, 5वें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप लगा है। इस बॉन्ड का नाम क्या है, इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब देखो फिर तीसरे से, जो तीसरा है वो वापस तीसरे से, तीसरा जो कार्बन है वो वापस किससे जुड़ गया, फॉस्फेट से जुड़ गया। और फॉस्फेट से जब कार्बन जुड़ता है तो बॉन्ड का नाम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और वापस से वही फॉस्फेट दूसरे शुगर के 5वें कार्बन से जुड़ गया। तो ये किस बॉन्ड से जुड़ा, ये भी एस्टर बॉन्ड से। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं फॉस्फेट के थ्रू, इस पूरे बॉन्ड का नाम क्या होता है मिला के, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एक फॉस्फेट के इधर ईस्टर, एक फॉस्फेट के इधर ईस्टर, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। और लिंकेज का नाम 5, देखो हाँ 5 3 या 3 5 3 to 5, सॉरी ये 3 है ये 5 है ना, यहाँ से जुड़ रहा है ना,
ये तो फ्री एंड है, ये तो फ्री एंड है, इसके आगे कुछ लगा नहीं तो ये फ्री एंड है, ठीक है। जुड़ कहाँ से रहा है, तीसरे से पांचवें के बीच में, तो 3,5 फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड हो रहा है, ठीक है। अब वही फ्री वाली बात कर रहा है जो मैंने बता रहा था ना कि ये देखो ये जो है ये हमारा पांचवा जो कार्बन है, इस पांचवें कार्बन में जो फॉस्फोरस लगा है इसके बाद तो कुछ लगा नहीं है, तो ये फ्री एंड है। तो फ्री एंड जो पांचवा फ्री एंड होता है वो फॉस्फेट फ्री एंड होता है, जो पांचवा फ्री एंड होता है वो फॉस्फेट फ्री एंड होता है हमेशा हमेशा। और जो जो तीसरा जो ये तो तीसरा कार्बन है, जो तीसरा फ्री एंड होता है वो हमेशा हाइड्रोक्सिल फ्री एंड होता है। तो भाई कहीं ना कहीं तो मान लो कहीं से डीएनए का चैन स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं तो खत्म होगा भाई। अब तो कंटिन्यू तो वो सर्कल तो बनाएगा नहीं, तो कहीं से शुरू होगा तो कहीं खत्म होगा। तो जहां से शुरू हो रहा है वो पांचवा होता है और वो फॉस्फेट 5 फॉस्फेट फ्री एंड होता है, और जहां खत्म होता है वो हमेशा 3 हाइड्रोक्सिल फ्री एंड होता है, ठीक है। ओके, वही एनसीईआरटी लिखा है, अ पॉलीमर thus formed has at one end of free phosphate moiety at the 5 end of sugar, ठीक है, which is referred to as a 5 end of polynucleotide chain. Similarly, उसी तरीके से at the other end, दूसरे एंड पर polymer of the sugar has free hydroxyl third carbon. वही बता रहा है दूसरे एंड पर तीसरे कार्बन, दूसरे एंड पर एक तरफ तो पांचवा था एक तरफ तीसरा है, तो तीसरे कार्बन पे फ्री एंड कौन सा हाइड्रोक्सिल है, ठीक है। यही बता रहा है ग्रुप विच रिफर टू एज द 3 एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। वही चीजें मैंने जो बताई हैं वही। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो बैकबोन होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का, जो बैकबोन होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है भाई, तो वो शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनाता है। कैसे, बैकबोन का मतलब जैसे हम हैं, हमारी बैकबोन कौन है, रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी पीछे है वो बैकबोन है। आगे क्या क्या निकला है, आगे हमारा हाथ निकला है, आगे हमारा ये आगे का पोर्शन है, तो ये अंदर की तरफ निकला है बैकबोन। तो बैकबोन रीढ़ की हड्डी है, तो वैसे जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होता है उसका बैकबोन शुगर और फॉस्फेट होता है। कैसे, मैं देखो दिखा देता हूं मैं कैसे। तो देखो ये है फॉस्फेट, ये है फॉस्फेट, ये है शुगर, ये है फॉस्फेट, ये है शुगर, ये है फॉस्फेट, ये है शुगर। तो ये चैन जो बन रहा है इसका बैकबोन तो फॉस्फेट और शुगर ही है। इसके अंदर क्या है, जो पहले कार्बन से जुड़ा है ये इसका बेस पेयर है। बेस पेयर मतलब ये नाइट्रोजनियस बेस है, तो नाइट्रोजनियस बेस जो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट है, अंदर की तरफ प्रोजेक्ट है। ओके, तो ये हो गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो बैकबोन होता है वो किसका होता है, फॉस्फेट का होता है और पेंटोज शुगर का होता है। ओके, सो तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ये हो गया। और बैकबोन, हाँ, द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन इज फॉर्म ड्यू टू द शुगर एंड फॉस्फेट। ओके, अब क्या कह रहा है कि नाइट्रोजनियस बेस लिंक टू शुगर मोइटी फ्रॉम द बैकबोन। हाँ ठीक है, नाइट्रोजनियस बेस जो होता है वो अंदर की तरफ लगा होता है, मतलब फर्स्ट कार्बन से लगा होता है, वो इनसाइड होता है। ठीक है, ये हो गया, एंड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि डीएनए कब दिया, किसने दिया, कैसे, ये सब। ओके, तो पहले ये देखा, यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट क्या है कि इन आरएनए में एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल ग्रुप। वही बात जो मैंने आपको बता दी है। ये कह रहा है कि जो आरएनए होता है उसके पेंटोज शुगर पे जो सेकेंड कार्बन होता है, सेकेंड कार्बन पे OH प्रेजेंट होता है, जो उसको एक एडिशनल क्या प्रोवाइड करता है, रिएक्टिविटी प्रोवाइड करता है। OH ग्रुप प्रेजेंट एट द सेकेंड पोजीशन ऑफ द राइबोस, उसको क्या प्रोवाइड करता है, वो उसकी रिएक्टिविटी को एनहेंस करता है। ठीक है, एल्सो इन आरएनए में उसके अलावा यूरेसिल पाया जाता है एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है एट द प्लेस ऑफ थाइमिन, थाइमिन डीएनए में पाया जाता है। और क्या बोला है कि 5 मेथिल यूरेसिल, जो 5 मेथिल यूरेसिल एक दूसरा नाम है थाइमिन का। 5 मेथिल यूरेसिल अनदर केमिकल नेम ऑफ थाइमिन। तो थाइमिन का दूसरा नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 मेथिल यूरेसिल। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहां से। तो डीएनए एज एन एसिडिक सबस्टेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर इन 1869। तो डीएनए एक एसिडिक सबस्टेंस है, उसको पहली बार आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिक्सचर ने। कब? 1869 में। उन्होंने उसका नाम दिया था न्यूक्लिन। उन्होंने उसका नाम क्या दिया था, न्यूक्लिन। हाउएवर ड्यू टू द टेक्निकल लिमिटेशन, कुछ टेक्निकल लिमिटेशन के कारण
इन आइसोलेटिंग सच अ लॉन्ग पॉलीमर, इतने बड़े डीएनए पॉलीमर को हम लोग अच्छे से एलुसिडेट मतलब अच्छे से उसका वर्णन नहीं कर पाए। ठीक है, वर्णन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का हम लोग वर्णन नहीं कर पाए हैं क्योंकि वो बहुत लंबा था और हमारे पास उतनी टेक्निकल चीजें, एडवांस चीजें नहीं थी, तो हमारे पास टेक्निकल लिमिटेशन थी, इसलिए हम लोग उस टाइम पे नहीं कर पाए थे। तो बाद में क्या हुआ, कब, 1953 में, इट वाज ओनली इन 1953, 1953 में हमने इसको अच्छे से स्टडी किया। तो कौन किया, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने इसको बताया, क्या बताया, बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय Wilkins and Franklin, Maurice Wilkins and Rosalind Franklin proposed a very simple but a famous double helical model for the structure of DNA। तो इसमें ये कह रहा है कि 1953 में फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। कैसे दिया था, तो उन्होंने दिया था, किसके बेसिस पे दिया था, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेसिस पे दिया था। और वह एक्सरे डिफ्रैक्शन का डाटा प्रोड्यूस किसने किया था, विल्किंस ने और फ्रैंकलिन ने। ठीक है, तो वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। किसके बेसिस पे दिया था, डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के बेसिस पे दिया था। जिसको दिया था विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। ठीक है, अब हम लोग चारगाफ रूल पढ़ते हैं। चारगाफ रूल में ये बेस पेयरिंग बताता है। बेस पेयरिंग का मतलब जो हमारे पास नाइट्रोजनियस बेस होते हैं, जो अब डबल हेलिकल मॉडल है, एक हेलिक ये, एक हेलिक्स ये, डबल हेलिकल मॉडल है। और पहले कार्बन से यहाँ भी पेंटोस शुगर निकलेगा, पहले कार्बन से यहाँ भी पेंटोस शुगर नहीं, नाइट्रोजनस बेस। तो पहले कार्बन से यहाँ भी नाइट्रोजनस बेस निकलेगा और यहाँ भी, तो वो नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, मैंने बताया है पहले ही। तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसका भी एक प्रपोजिशन है, उसका भी एक मैनर है। उस मैनर को, उस प्रपोजिशन को कौन दिया था, एरविन चारगाफ ने दिया था, इसलिए हम उसको बोलते हैं एरविन चारगाफ रूल। तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि adenine and thymine ratio between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equal to 1। मतलब रेशियो ऑफ, यहाँ पे मैंने लिखा है रेशियो ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन प्लस रेशियो ऑफ गुआनिन एंड साइटोसिन इक्वल टू 1। किसने दिया था, एरविन चारगाफ ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि जो प्यूरिन्स होता है नाइट्रोजनस बेस, वो हमेशा अपोजिट होता है पिरामिडिन्स के। ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो एडेनिन जो होता है वो थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन का इन अ केस ऑफ डीएनए। और इन अ केस ऑफ आरएनए, एडेनिन जो होता है वो यूरेसिल के साथ बॉन्ड बनाता है। और जो ग्वानिन होता है, प्यूरिन्स का जो ग्वानिन होता है, वो ग्वानिन पिरामिडिन्स के साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये हमेशा बनाता है डीएनए के केस में भी और आरएनए के केस में भी। यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं उन दोनों के बीच में। फिगर में आप देख लो, देखो एडेनिन थायमिन के बीच में 2 बॉन्ड, एडेनिन थायमिन के बीच में 2 बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड। तो यही एरविन चारगाफ ने यही रूल दिया था। ठीक है, और रूल ये याद करना क्या था कि रेशियो ऑफ एडेनिन थायमिन प्लस रेशियो ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन इक्वल टू 1। ओके, आप लोग देखते हैं। हाँ, और ये मैंने जो बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं और बोर्ड में भी आते हैं। बोर्ड में भर के आते हैं, नीट में भी भर के आते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ऊपर मैं चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा आप लोग के लिए। एक क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन लिखकर शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, कैसे होता है सॉल्व। ठीक है, बस इसको आप एक एज याद कर लेना, कैसे होता है A+T/G+C कांस्टेंट फॉर स्पेसिस। इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ से द बेस पेयरिंग। जो बेस पेयरिंग कन्फर करता है वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर and therefore if the sequence of base pair in one strand is known then the sequence in other strand can be predicted। तो ये बता रहा है कि हमारे पास डबल हेलिकल मॉडल है, एक न्यूक्लियोटाइड का चेन ये है तो एक ये है, और वो दोनों कनेक्ट होते हैं किससे, नाइट्रोजनियस बेस पेयर से। इसका बेस पेयर इससे कनेक्ट होगा। तो हम लोग अगर एक न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजनियस बेस पेयर मालूम है तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड का हम लोग नाइट्रोजनियस बेस पेयर अपने से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे,
कि हमको मालूम है किसके अपोजिट में क्या आता है। एडेनिन के अपोजिट में हमेशा थायमिन आएगा, मालूम है। गोनोसिन के अपोजिट में हमेशा साइटोसिन आएगा, वो भी मालूम है। तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो वही यहाँ पे दिया है। और क्या दिया है, इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम डीएनए, जैसे कि ये डीएनए डबल हेलिकल मॉडल है और हर दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, और हर दोनों को अलग अलग हम लोग पेरेंटल डीएनए बोलेंगे। इसको भी पेरेंटल बोलेंगे और इसको भी पेरेंटल बोलेंगे। क्यों? कि जो दोनों डीएनए होता है ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा। किसकी तरह? टेम्पलेट, मतलब आधार, बेस की तरह काम करेगा। अगर हमको नया डीएनए बनाना है, डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, तो ये बेस की तरह काम करेगा। इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा, इस डीएनए के बाजू में एक डीएनए नया बनेगा, इस डीएनए के बाजू में एक डीएनए नया बनेगा। तो दोनों जो थे वो पेरेंटल हो गए, जो दोनों नए नए बने हैं बीच में ऐसे, वो हमारे डॉटर हो गए। इसलिए ये लाइन बोला गया है, ठीक है। द टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए लेट अस कॉल देम डॉटर डीएनए। डॉटर डीएनए, ठीक है, जो नया नया बनेगा डॉटर डीएनए होगा। दस प्रोड्यूस वुड बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल, वो पेरेंटल से आइडेंटिकल होंगे बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक इम्प्लीकेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर एस फॉलोज, ओके। तो ये देखते हैं हम लोग, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या साइलेंट फीचर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की, क्या क्या। तो क्या क्या है, इट इज मेड अप ऑफ, ये बनता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, ठीक, अपने को मालूम है दो चेन। वेयर द बैकबोन भी मालूम है सुगर फॉस्फेट होता है, और बेस जो होता है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होता है। हाँ, वो भी मालूम है कि जो बेस होता है नाइट्रोजनस बेस, उसके अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। दूसरा लाइन क्या है, द टू चैन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। अब इसका मतलब बताता हूँ कि जो दोनों चैन होती है ऊपर नीचे वाली, इनकी जो पोलैरिटी होती है वो एंटी पैरेलल कैसे होती है। जैसे मान लो एक चैन ऊपर वाली है और एक चैन नीचे वाली है, तो ये शुरू हो रहा है 5 से और खत्म हो रहा है 3 पे। शुरू हो रहा है फ्री एंड ऑफ फॉस्फेट, खत्म हो रहा है फ्री एंड ऑफ हाइड्रोक्सी थर्ड पे, फिफ्थ फ्री एंड एंड थर्ड फ्री एंड। और उसका जो ये पहला हमारा पहला है, ठीक है, इसकी पोलैरिटी 5 to 3 है। जो दूसरा स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी देखो जस्ट इसके अपोजिट 3 to 5 एंड है। देख रहे हो क्यों, ऐसा क्यों? तो एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए ऐसा होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, इसलिए। तो वही यहाँ पे कह रहा है, दो चैन है, दोनों चैन की पोलैरिटी जो होती है एंटी पोलैरिटी होती है। इसका मतलब एक चैन शुरू होता है 5 से 3, दूसरा शुरू होता है 3 से 5। एक चैन 5 से 3, तो दूसरा शुरू होगा 3 से 5। देखो ये मान लो ये मेरा ये 5 है, ये 3 है, तो दूसरा होगा 3 to 5। तो ऐसे कनेक्ट होंगे, ऐसे ऐसे, ठीक, ओके। अब देखते हैं तीसरा फीचर क्या है, द बेस इन टू स्ट्रैंड, the bases in two strand are paired through hydrogen bond। तो जो नाइट्रोजनस बेस है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट, हमने बताया है आपको पहले ही। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड से वो कनेक्ट हो जाते हैं तो वो बनाते हैं बेस पेयर, ओके। Adenine form 2 hydrogen bond with thymine from opposite end strand, vice versa. Guanine is bonded with cytosine with 3 hydrogen bond, okay. As a result, always purine comes opposite to pyrimidines, okay. Always purine comes opposite to pyrimidine, okay. This generate approximately uniform distance between the two strand of the helix, okay, ठीक। सब चीज समझ में आ रही है आपको। अब यहाँ पे कुछ चीजें दिया गया है कि the two chain are coiled in right handed fashion। तो दोनों चैन हैं एक दूसरे से ऐसे कॉइल्ड होती है राइट हैंडेड फैशन में, ओके। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। नेक्स्ट पेज में मैं बताऊंगा कि पिच क्या होता है, ओके। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। आप नैनोमीटर को चेंज कर सकते हो मीटर में, 10 की पावर माइनस मीटर, ओके। अब ये बता रहा है कि एक पीच में 10 बेस पेयर होते हैं, एक पीच में 10 बेस पेयर होते हैं। क्या बता रहा है ये देखो, ये यहां से लेके यहां तक, मतलब एक कंप्लीट राउंड। देखो एक कंप्लीट राउंड को पीच बोलते हैं, ठीक, एक कंप्लीट राउंड को पीच बोलते हैं। उस पीच की दूरी जो होती है वो 3.4 नैनोमीटर की होती है और उस पीच में 10 बेस पेयर आते हैं, ओके।
और जो दो बेस पेयर, ये दो बेस पेयर है ना, लगातार जो दो बेस पेयर है, इनके बीच की जो दूरी है वो 0.34 नैनोमीटर देखो लिखा है। Consequently, the distance between a base pair in a helix is approximately 0.34 nanometer. Okay? अब यहाँ क्या लिखा है? The plane of one base pair stacks over the other. जो प्लेन है, जो बेस पेयर का प्लेन है, वो दूसरे बेस पेयर पे स्टैक करता है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज तो होती है, लेकिन जब प्लेन ऑफ वन बेस पेयर प्लेन ऑफ दूसरे बेस पेयर पे स्टैक करता है तो उससे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड भी उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। ओके, अब यहां देखते हैं यहाँ पे क्या दिखा है। यहाँ पे ये दिया है कि फ्रांसिस क्रिक ने, साइंटिस्ट का नाम याद करना है, फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया है सेंट्रल लुग्मा। फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया है सेंट्रल लुग्मा। सेंट्रल लुग्मा में क्या बताया गया है? तो ये देखो, ये सेंट्रल लुग्मा है। क्या बताया गया है? इसमें क्या होता है? पहले डीएनए होता है, हम डीएनए की कॉपी बनाते हैं, मतलब रेप्लिकेशन करते हैं, डीएनए से डीएनए बनाते हैं। फिर क्या होता है? उस डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करते हैं, मैसेंजर आरएनए में। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और वापस से उस मैसेंजर आरएनए को हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन में, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। इस दोनों प्रोसेस को आगे हमको पढ़ना है, और इस पूरे को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डुग्मा, जिसको दिया था फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन दिया है कि क्या आप बता सकते हैं कि अगर हमको, अभी तो हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन होता है जब हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं, बट अगर हम आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो क्या होगा? तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसमें जो एंजाइम यूज होगी वो होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ओके, ये हमारा किस में होता है? यह प्रोसेस होता है हमारे जिस वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, उनके पास यही प्रोसेस होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जैसे कोरोना वायरस हमारे बॉडी में घुसती है तो उसके पास होता है आरएनए, बट हमारे पास डीएनए होता है, और उसको हमको इन्फेक्ट करना है, तो हमारे बॉडी में आएगी ना, तो आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होगी, तो वहां पे वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगी, और जो प्रोसेस होगा वो होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो जो 6.12 है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, अपलोड करना है, और मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, मतलब सब कुछ मैंने, देख रहे हो आप लोग, मेरे पास सिर्फ लैपटॉप है, तो मैं लैपटॉप से बहुत मेहनत से सारे चीज़ें मैं आपके लिए बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो काफ़ी मेहनत लगा है पीडीएफ बनाने में। तो अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो गाइस, और मेहनत करूँगा मैं। सिर्फ लैपटॉप से पीडीएफ बनाता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, थोड़ी बहुत गलती भी होती है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो आप लोग। और वीडियो लंबा हो जाएगा, मुझे अपलोड करना है, तो इसलिए अब जो नेक्स्ट हमारा यहाँ से पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, सपोर्ट करो। और मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको ज़रूरत है कि हाँ उनको पढ़ना है एनसीईआरटी अच्छे से, एकदम डिटेल में, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम डिटेल में, तो शेयर करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।